नमस्कार सभी शिक्षकों को। सामाजिक विज्ञान यानी सामाजिक शास्त्र, सोशल साइंस एवं शिक्षा शास्त्र, इस सीटीटी के विषय की तासिका में आप सभी का स्वागत है। आज की तासिका में हम कृषक एवं पशुपालन और आरंभिक नगर, इनके बारे में 30 सवाल अध्ययन करने वाले हैं। पहला सवाल है, बुर्ज होम यानी वर्तमान कश्मीर में पाए गए गर्तवास यानी पीट हाउस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही तर्क की पहचान कीजिए। ये घर जमीन के नीचे क्यों बनाए गए थे? तो क्यों जमीन के नीचे बनाए गए थे? तो परिक्रमा के अत्यधिक ठंड से सुरक्षा हेतु। बुर्ज होम में गड्ढे के नीचे सीढ़ियाँ और घर के प्रमाण मिले हैं, जो संकेत देते हैं कि कश्मीरी ठंड से बचने के लिए लोग जमीन के नीचे आश्रय लेते थे। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न, मेहरगढ़ में मिले अवशेषों के आधार पर नवपाषाण काल में मानव समाज के स्थायी निवास की ओर संक्रमण का सबसे ठोस प्रमाण क्या माना जा सकता है? तो यहाँ पर 4 पर्याय दिए। सबसे पहला पर्याय देखिए, में चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष। ये जो है मेहरगढ़ में 4 या उससे अधिक कमरे वाले घरों के अवशेष मिले हैं, जो कृषि के साथ एक स्थायी और संगठित ग्रामीण जीवन की शुरुआत को दर्शाते हैं। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की संरचना में निचला शहर और दुर्ग के विभाजन का सामाजिक और प्रशासनिक महत्व क्या रहा होगा? तो यहाँ पर सबसे आखिरी पर्याय देखिए, आपके समझ में आएगा। वर्ग आधारित सामाजिक पृथक्करण को दर्शाना। दुर्ग आमतौर पर ऊंचाई पर और किलेबंद था, जहाँ शासक वर्ग रहता था, जबकि निचला शहर आम नागरिकों और शिल्पकारों के लिए था, जो स्पष्ट सामाजिक विभाजन का संकेत है। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही जवाब है। चौथा प्रश्न, लोथल में पाए गए गोदीबाड़ा यानी डॉकयार्ड के साक्ष्य के आधार पर हड़प्पा वासियों के किस अधिक आर्थिक क्रियाकलाप का सबसे सटीक विश्लेषण किया जा सकता है? तो यहाँ पर 4 पर्याय है। समुद्र के रास्ते, विदेशी व्यापारिक संबंध। पर्याय क्रमांक ए, लोथल एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जहाँ साबरमती की सहायक नदी के माध्यम से जहाज आते थे, जो मेसोपोटामिया जैसे क्षेत्रों के साथ व्यापार की पुष्टि करता है। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 5 की तरफ। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में आरंभिक नगर विषय पढ़ाते समय आप छात्रों को हड़प्पा की जल निकासी व्यवस्था से क्या मुख्य जीवन कौशल सिखा सकते हैं? तो यहाँ पर 4 पर्याय आपके सामने दिए हैं। तो सबसे पहला पर्याय, नियोजन और भविष्योन्मुख स्वच्छता प्रबंधन। हड़प्पा की नालियाँ ढकी हुई थी और उनमें नियमित अंतराल पर मेन होल थे, जो आधुनिक नागरिक नियोजन और स्वच्छता के प्रति जागरूकता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही जवाब है। छठा प्रश्न, नवपाषाण काल में ओखली और मुसल का प्रयोग किस परिवर्तनकारी मानवीय विकास की ओर संकेत करता है? तो यहाँ पर सबसे आखिरी पर्याय देखिए, अनाज को पीसकर उपयोग करने की कला। ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता था, जो दर्शाता है कि मनुष्य ने अब केवल संग्रहण ही नहीं, बल्कि कृषि उत्पादनों के प्रसंस्करण को भी सीख लिया था। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही जवाब है। 7 की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के मुहरों यानी सील पर जानवरों के चित्रों के साथ लिपि का मिलना क्या सिद्ध करता है? तो क्या सिद्ध करता है? तो इसके लिए आपको चारों पर्याय देखिए। सबसे आखिरी पर्याय डी देखिए, व्यापारिक पहचान और स्वामित्व का प्रमाणीकरण। मोहरों का उपयोग सामान से भरे थैलों को बंद करने और उन पर अपनी पहचान अंकित करने के लिए किया जाता था। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही जवाब है। 8वां प्रश्न, धोलावीरा यानी गुजरात अन्य हड़प्पा नगरों से किस विशिष्ट विशेषता के कारण भिन्न था, जो इसे एक उन्नत जल प्रबंधन के केंद्र बनाता है? तो यहाँ पर सबसे ऊपर का पर्याय देखिए, नगर का 3 भागों में विभाजन और बड़े जलाशय। धोलावीरा को 3 भागों, किला, मध्यम नगर और निचला नगर में बांटा गया था।
और यहाँ बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए पत्थरों को काटकर बनाए गए विशाल जलाशय मौजूद थे। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 9 की तरफ। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार पालतू बनाए गए जानवरों की हड्डियों और जंगली जानवरों की हड्डियों में क्या अंतर दर्शाता है? तो सबसे सटीक उत्तर है पर्याय क्रमांक सी, शिकार से पशुपालन की ओर क्रमिक संक्रमण। जब लोग जानवरों को पालने लगे तो उनके दांत और सींग जंगली पूर्वजों की तुलना में छोटे होने लगे, जो कृत्रिम चयन और पशुपालन का संकेत देते हैं। तो इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 10 की तरफ। हड़प्पा के शिल्पकारों द्वारा मनकों के निर्माण के लिए प्रयुक्त कार्नेलियन पत्थर की विशेषता क्या थी? तो कार्नेलियन पत्थर लाल रंग के हुआ करते थे। तो यहाँ पर देखेंगे 4 पर्याय। देखो, लाल रंग का सुंदर और कीमती पत्थर, क्योंकि कार्नेलियन एक लाल रंग का पत्थर था जिसे काटकर और पॉलिश करके सुंदर मनके बनाए जाते थे। यह चंदहुदड़ों जैसे शिल्प केंद्रों की विशेषता थी। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही जवाब है। 11वां प्रश्न, आरंभिक नगर के पतन के कारणों पर चर्चा करते समय एक शिक्षक को बहु कारणवाद के सिद्धांत पर क्यों बल देना चाहिए? क्योंकि पर्याय क्रमांक ए देखिए, पतन के लिए कोई एक कारण सर्वमान्य नहीं है, क्योंकि विद्वानों ने बाढ़, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और नदियों के सूखने जैसे कई कारण बताए हैं। किसी एक को अंतिम मानना ऐतिहासिक रूप से अपूर्ण होगा। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते सवाल 12 की तरफ। नवपाषाण काल के स्थल दाओ जली हडिंग यानी असम से प्राप्त जेडाइट पत्थर का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो जेडाइट पत्थर का महत्व क्या है? तो यहाँ पर आपको चारों पर्याय देखने पड़ेंगे। तो सबसे आखिरी पर्याय देखिए, यह चीन से संभावित व्यापारिक संपर्कों को दर्शाता है। जेडाइट पत्थर पूर्वोत्तर भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता, अतः इसकी उपस्थिति चीन या दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ पारंपरिक विनिमय की संभावना जगाती है। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही जवाब है। 13वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में कांस्य यानी ब्रॉन्ज बनाने के लिए किन धातुओं का मिश्रण किया जाता था और यह किस तकनीकी प्रगति का सूचक है? तो कांस्य यानी ब्रॉन्ज बनाने के लिए तांबा और टिन दोनों धातु को मिक्स किया जाता था। तो धातु कर्म का विकास। तो पर्याय क्रमांक ए यहाँ पर दिया है। पर्याय क्रमांक ए देखो आपके सामने है। तांबे में टिन मिलाकर कांसा यानी ब्रॉन्ज बनाना एक जटिल प्रक्रिया है, जो दर्शाता है कि हड़प्पावासी उन्नत मिश्र धातु विज्ञान और तापमान नियंत्रण की कला जानते थे। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही जवाब है। प्रश्न 14 की तरफ चलो। मोहनजोदाड़ो के महास्नानगार की फर्श पर चारकोल और प्राकृतिक बिटुमेन की परत क्यों लगाई गई थी? तो यहाँ पर क्यों लगाई गई थी? तो पानी की रिसाव को रोकने के लिए लगाई गई थी। सबसे आखिरी पर्याय देखो यहाँ पर दिया है, क्योंकि प्राकृतिक बिटुमेन एक प्रकार का डांबर होता है का उपयोग वाटर प्रूफिंग के लिए किया गया था, ताकि तालाब का पानी बाहर न निकले, जो उनकी उन्नत इंजीनियरिंग को दर्शाता है। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 15 की तरफ। मध्य पाषाण और नवपाषाण के बीच पशुपालन के विकास का मुख्य प्रेरक कारक क्या था? दोनों के बीच का मुख्य प्रेरक कारण क्या था? तो पर्याय क्रमांक सी देखिए, तापमान में वृद्धि से घास के मैदानों का विकास। लगभग 12,000 साल पहले जलवायु गर्म हुई, जिससे घास के मैदान बढ़े और उन पर निर्भर जानवरों की संख्या बढ़ी, जिससे मनुष्यों को उनके व्यवहार को समझने और पालने का अवसर मिला। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 16 की तरफ। हड़प्पा की लिपि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है और अभी भी एक रस से क्यों बना हुआ है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो पर्याय क्रमांक सी देखो, यह चित्रलिपि है और अभी तक
पढ़ी नहीं जा सकी। हड़प्पा लिपि में लगभग 400 चिन्ह हैं जिन्हें चित्रों द्वारा दर्शाया गया है, लेकिन किसी भी द्विभाषा शिलालेख के अभाव में इसे अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका है। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही जवाब है। 17वां प्रश्न, हड़प्पा कालीन नगरों में अन्न भंडार का दुर्ग के पास स्थित होना क्या इंगित करता है? तो क्या इंगित करता है? तो पर्याय क्रमांक सी देखिए, अनाज पर राज्य या केंद्रीय शासन का नियंत्रण। क्योंकि अन्न भंडार का दुर्ग यानी प्रशासनिक केंद्र के पास होना यह दर्शाता है कि कर के रूप में अनाज एकत्र किया जाता था और संकट के समय या वितरण हेतु शासन का उस पर अधिकार था। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही जवाब है। 18वां प्रश्न देखिए, नवपाषाण काल के लोग मृद भांडों का उपयोग भोजन पकाने के अलावा और किस महत्वपूर्ण कार्य के लिए करने लगे थे? तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 पर्याय देखिए। सबसे सटीक जो कारण है पर्याय क्रमांक डी, अतिरिक्त कृषि उपज के दीर्घकालीन भंडारण हेतु। तो खेती की शुरुआत के बाद अनाज को चूहों और नमी से बचाने के लिए मिट्टी के बड़े घड़ों में भंडारित करना अनिवार्य हो गया था। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही जवाब है। 19वां प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग फैंस का निर्माण कैसे करते थे और यह सामान्य मिट्टी के बर्तनों से कैसे भिन्न था? अब यहाँ पर पर्याय क्रमांक बी देखिए, बालू यानी रेत, बालू और गोंद के मिश्रण को पकाकर यह कृत्रिम था। अब ये कैसे बनाया जाता था? फेंस कैसे बनाया जाता था? तो रेती और गोंद को इनके मिश्रण को पकाकर बनाया जाता था। और यह सामान्य मिट्टी के बर्तनों से कैसा भिन्न था? क्योंकि यह कृत्रिम था, बनाया गया था। अब फैंस प्राकृतिक नहीं था, यानी उसे बनाया जाता था। इसे कॉर्टज पाउडर या रेत में गोंद मिलाकर और पकाकर बनाया जाता था, जिससे इसकी सतह चमकीली और कीमती हो जाती थी। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही जवाब है। 20वां प्रश्न देखिए, कक्षा 6 के छात्रों को आरंभिक नगर पढ़ाते समय लोथल के डॉकयार्ड का चित्र दिखाने का शैक्षणिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो सबसे ऊपर का पर्याय देखिए, प्राचीन कनेक्टिविटी और वैश्विक व्यापार को समझना। यह छात्रों को यह समझाने के लिए में मदद करता है कि हजारों साल पहले भी सभ्यताएं अलग थलग नहीं थी, बल्कि जलमार्गों के माध्यम से जुड़ी हुई थी। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही जवाब है। 21वां प्रश्न, कालीबंगा यानी राजस्थान में पाए गए अग्निकुंड हड़प्पा संस्कृति के किस पहलू की ओर इशारा करते हैं? तो सबसे ऊपर का पर्याय, धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञों की परंपरा। कालीबंगा और लोथल में मिले अग्निकुंडों के साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि वहाँ के लोग संभवतः अग्नि पूजा या बलि जैसे धार्मिक अनुष्ठान करते थे। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पावासी तांबा प्राप्त करने के लिए राजस्थान के किस प्रसिद्ध क्षेत्र और किस विदेशी देश पर निर्भर थे? अब यहाँ पर हमें 2 सवाल, एक राजस्थान में से कौन सा इलाका है? तो आप देख सकते हो यहाँ पर पर्याय क्रमांक सी देखिए, खेतड़ी और ओमान। हड़प्पावासी राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र से तांबा प्राप्त करते थे और पश्चिम एशिया में ओमान से भी तांबा आयात करने के साक्ष्य मिले हैं। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही जवाब है। 23वां प्रश्न, नवपाषाण काल के समाधियों में मृतकों के साथ बकरी जैसी जानवरों को दफनाने का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो क्या माना जाता है कारण? एक अंधश्रद्धा थी, मृत्यु के बाद जीवन में भोजन की आवश्यकता का विश्वास। मेहरगढ़ जैसे स्थलों पर कब्रों में मृतकों के साथ सामान और जानवर मिले हैं, जो संकेत देते हैं कि वे परलोक में भी शारीरिक आवश्यकताओं के होने पर विश्वास करते थे। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही जवाब है। 24वां प्रश्न देखिए, हड़प्पा के नगरों में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस ग्रिड पद्धति का सबसे बड़ा लाभ क्या था? तो क्या था सबसे बड़ा लाभ? तो पर्याय क्रमांक ए, व्यवस्थित यातायात और सफाई में सुगमता। ग्रिड प्रणाली ने शहर को आयताकार खंडों में विभाजित किया, जिससे हवा के साथ कचरे की जो कुछ साफ सफाई थी, यानी कचरे की जिसे हम मराठी में विल्हेवाट कहते हैं, कचरे की सफाई और जल निकासी प्रणाली का प्रबंध करना आसान हो गया था। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही जवाब है।
25वां प्रश्न, कृषक एवं पशुपालन पाठ के संदर्भ में आदिमानव द्वारा सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था और क्यों? तो सबसे पालतू जो बनाया गया था वो था कुत्ता, क्योंकि कुत्ता सुरक्षा और शिकार में सहायता के लिए। कुत्ता जो था सबसे ईमानदार प्राणी था। कुत्ते की पूर्वज जंगली कुत्ते थे जो मनुष्य के शिविरों के पास आने लगे और अपनी वफादारी व चौकसी के कारण सबसे पहले पालतू बने। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही जवाब है। 26वां प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अंत के बारे में नदियों का सूखना का तर्क किस भौगोलिक परिवर्तन की ओर संकेत करता है? तो परिस्थिति की असंतुलन और जल स्रोतों का विस्थापन, पर्याय क्रमांक बी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, सरस्वती जैसी नदियों के मार्ग बदलने या सूखने से सिंचाई और व्यापार ठप्प हो गया था, जिससे लोगों को गंगा घाटी की ओर पलायन करना पड़ा। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही जवाब है। 27वां प्रश्न, मोहनजोदाड़ो ने प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु तकनीक का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो पर्याय क्रमांक ए देखिए, लुप्त मोम तकनीक। कांस्य मूर्तियों को बनाने के लिए मोम के साँचे का प्रयोग किया जाता था, जिसे पिघलाकर धातु भरी जाती थी। वह तकनीक आज भी प्रयोग में है। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 28 की तरफ। चन्हुदड़ो यानी सिंध हड़प्पा सभ्यता के किस विशेष कार्य के लिए जाना जाता था, जहां दुर्ग नहीं पाया गया है? अब आप देख सकते हो पर्याय क्रमांक डी देखिए, शिल्प उत्पादन और मनके बनाने का केंद्र। तो ये जो जगह थी चन्हुदड़ो एक विशेष औद्योगिक शहर था जहां मनके बनाना, शंख काटना और मोहर निर्माण का कार्य किया जाता था। यहाँ अन्य नगरों की तरह किलेबंदी वाला दुर्ग नहीं था। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही जवाब है। 29वां प्रश्न, नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने के लिए किस पौधे के रेशों का उपयोग करने लगे थे, जो एक बड़ी तकनीकी छलांग थी? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे आखिरी पर्याय देखिए, पर्याय क्रमांक डी कपास, कॉटन। मेहरगढ़ में लगभग 7000 साल पहले कपास उगाने के साक्ष्य मिले हैं, जो वस्त्र उद्योग की प्रारंभिक शुरुआत को दर्शाता है। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़े हैं 30वें प्रश्न की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के दौरान बाट यानी वेट्स बनाने के लिए किस पत्थर का उपयोग किया जाता था और उनकी शुद्धता की क्या विशेषता थी? तो पर्याय क्रमांक बी उसका उत्तर है चर्ट पत्थर। ये सटीक और द्विधारी थे। तो बाट आमतौर पर चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे यानी वेट्स। वे 1, 2, 4, 8 से लेकर 12800 तक के निश्चित अनुपात में होते थे, जो उनकी गणितीय सटीकता को दर्शाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर है पर्याय क्रमांक बी। आशा करता हूँ ये 30 सवाल आपको समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए हैं, पसंद आए हैं, तो ज़रूर लाइक कीजिए चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। सीटीटी के हो या टीईटी के हो, सभी वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। रुकता हूं, फिर मिलेंगे नई तासिका के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।